हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अनंतराज की। अगेन ये काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है बिकॉज़ मैंने कभी डेटा सेंटर को डिस्कस नहीं किया है। और मुझे पता है बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जो आईटी के चैम्प्स हैं, जिनका आईटी बैकग्राउंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहेगा। डेटा सेंटर क्या होता है, को लोकेशन क्या होता है। लेकिन अब मेरा वीडियोज़ का यूएसपी ये रहता है कि आप अगर ठीक है आप आईटी से हैं, बहुत सारे फाइनेंस से होंगे जिनको पता भी होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नॉन फाइनेंस हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो इस चैनल पे आते हैं सीखने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। और आईटी से तो जो आईटी से नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें समझना। अब चाहूँ तो मैं दो तरीके हैं, अपना वीडियो शॉर्ट में ख़त्म करके वही आधे घंटे का वीडियो, शॉर्ट तो नहीं होता है बट मेरे लिए शॉर्ट होता है, तो मैं समझा दूँ आपको अनंतराज, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर दूँ, कोलोकेशन हो गया, सर्वर हो गया, क्लाउड सर्विसेज हो गया, और हाइपरवाइजर्स हो गया, वर्चुअल मशीन्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। 10 तरीके की मैं चीज़ें आपको बता सकता हूँ। इतने मेगावाट का आईटी लोड है, इतने में क्लाउड सर्विसेज रन कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो आईएएस पास और सास जिसे हम कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो जो आईटी से लोग हैं उनके लिए चीज़ें रिपीटेटिव हो सकती हैं, लेकिन मेरा तो अगेन यही रहेगा कि मैं उसको बहुत ज़्यादा ही सिंपल करूँगा। कुछ चीज़ें मैं गलत बोल सकता हूँ सिंप्लीफिकेशन के तरीके में, लेकिन आपको उसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना है कि मैं एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स। तो उस तरीके से आपको लेना है। ओवरऑल चीज़ें गलत नहीं होंगी, ऑब्वियसली गलत होती तो मैं वीडियो नहीं बनाता। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे एक आईटी का मैं हूँ नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ है उस हिसाब से मैं ये वीडियो को रखता हूँ। फीडबैक ज़रूर देना इस वीडियो पे, मैं कभी बहुत ज़्यादा आपसे फीडबैक नहीं मांगता हूँ। इस वीडियो पे देना आपको किस हिसाब से समझ आया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अनंतराज को। अगर मैं सबसे पहले मैं वैल्यूएशंस की बात तो लास्ट में करता हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे ये चीज़ कहनी है कि हाउ डू आई वैल्यू दिस कंपनी। अगर हम किसी कंपनी का वैल्यूएशंस करते हैं, लेट्स से मैं डीएलएफ का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, रियल स्टेट में है, प्रेस्टीज का कर रहा हूँ, सनटेक का कर रहा हूँ, लोढ़ा डेवलपर्स का कर रहा हूँ, तो मुझे एक बेंचमार्क पता है कि ओके दीज प्लेयर्स आर इनटू रियल स्टेट, और उनको किस हिसाब से बेंचमार्क करना है। जिस हिसाब का मार्केट ने वैल्यूएशन दिया हुआ है पीयर्स को, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उस हिसाब से उसके आसपास कितना पोटेंशियल है, क्या नहीं है, एग्जीक्यूशन कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, हिस्ट्री कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज़ रहा है या फंडिंग का इशू आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यूआईपी रेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। 10 तरीके के जो मूविंग वेरिएबल्स को इकट्ठा करके फिर भी एक वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। लेकिन अनंतराज के केस में हाउ डू आई वैल्यू दिस कंपनी। इज दिस कंपनी प्रिडोमिनेंटली इनटू रियल स्टेट, और दिस कंपनी इज प्रिडोमिनेंटली इनटू डेटा सेंटर। तो अभी फिलहाल क्या है, द ब्रेड एंड बटर ऑफ दिस कंपनी कम्स फ्रॉम रियल स्टेट। फिर रियल स्टेट में वो चाहे कमर्शियल हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, वेयर हाउसिंग में भी अभी ये हैं, और रेजिडेंशियल में भी अगर मैं बात करूँ तो इनका इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहता है, अफोर्डेबल में रहता है, ग्रुप हाउसिंग रहता है। और प्रिडोमिनेंटली ये दिल्ली एनसीआर के प्लेयर हैं, उसमें से भी जो फिलहाल रियल स्टेट में इनका फोकस है, एंड फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स जो ये कह रहे हैं, वो गुरुग्राम में जो सेक्टर 63A है वहाँ पे रहेगा, जो अरावली हिल्स के इस साइड पे। जो अगर आप एक ईटी नाउ पे इनका एक इंटरव्यू देखेंगे, जहाँ पे इनका आई थिंक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का जो काम चल रहा है, डी बॉल का इन्होंने इंस्टॉलेशन किया। आई डोंट रिमेंबर वो ग्रुप हाउसिंग का या इंटीग्रेटेड का है, लेकिन इस साइड उनका अरावली हिल्स है। फिर थोड़ी देर में इनका साइबर सिटी है, डीएलएफ साइबर सिटी। और फिर आसपास काफ़ी सारे फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, स्कूल्स हैं। तो ये सब है। तो इसको मैं कैसे डिस्कस करूं, बिकॉज इनका रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो चुका है डेटा सेंटर वाले से भी। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो प्रिडोमिनेंटली रियल स्टेट से लेके अभी ये आ रही है डेटा सेंटर में, एंड इट इज़ कमिंग इन अ वेरी बिग वे इनटू डेटा सेंटर्स, और इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी हैं। तो अभी हम रेजिडेंशियल वाले जो रियल स्टेट वाला है उसको भी दिखाऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान मेरा रहेगा जो इसका अपकमिंग जो सेगमेंट है डेटा सेंटर वाला उस पर। ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि ये डेटा सेंटर वाला चीज़ क्या है। आपको पता है डेटा सेंटर, आई डोंट थिंक सो आपको समझाने की ज़रूरत है। डेटा आपका क्लाउड में डेटा स्टोर होगा, उसके लिए अब कोई बिज़नेस है। लेट्स से मैं एक बिज़नेस हूँ, मैं पहले क्या करता था, वर्चुअलाइजेशन को मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है वर्चुअलाइजेशन। हम बेसिकली फिजिकल सर्वर्स को एक डिजिटल सर्वर में या फिर वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप एक चीज़ सोचो,
आपके पास कोई एप्लीकेशन है या आपके पास कोई लेट्स से आपको कोई गेम रन करना है, तो आप कहाँ पे रन करेंगे? आपको एक फिजिकल सर्वर चाहिए। बेसिकली आपका कंप्यूटर हो गया, उसमें सीपीयू है, मेमोरी है, पावर सप्लाई है और सब कुछ है। वो पूरा एक नेटवर्किंग बैठा हुआ है वहाँ पे, नेटवर्क इक्विपमेंट सब कुछ है उसमें लगा हुआ। तभी यू आर एबल टू रन एनी एप्लीकेशन और अ गेम और डू योर रिसर्च वर्क, या फिर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू आर एबल टू डू दैट ओनली बिकॉज यू हैव अ फिजिकल सर्वर। ठीक है। अभी क्या करेंगे, यूजुअली अगर फिजिकल सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर आपके तीन सर्वर्स है लेट्स से। एक है डेटाबेस का सर्वर। अब सर्वर क्या होता है, अब इसको आप ऐसे समझो, लेट्स से कोई ईमेल सर्वर है, राइट। अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में काफ़ी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। तो अब आपको अगर एक ईमेल करना है, लेट्स से पर्टिकुलरली आपको 67 लोगों को करना है, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, 67 लोगों को मेल करना है आपको, और उनको फिर वो मेल में एडिट करके उनको आगे भेजना है या कुछ भी करना है, आई डोंट नो। ठीक है। तो एक आप अपना क्या, अब आप इंडिविजुअली 67 लोगों को एवरीडे, हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ती होगी। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 100 एम्प्लॉयज़ तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, और उसकी लेट्स से 10 ब्रांचेस और हैं, और उसके 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। हाइपोथेटिकली, हर चीज़ हाइपोथेटिकली यहाँ पे लेके चलो, तो हर दिन हर एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट 20-30 ईमेल भेजने की, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो वो क्या करते हैं, एक पूरा कंपनी ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल अपना एक ईमेल का सर्वर बनाएगी। फिर मेरे को अगर एक ऐसा, मैं यहाँ से एक कम्युनिकेशन डाल दूंगा कि मैंने अपना ईमेल वहाँ डाल दिया है, या फिर कोई फाइल सर्वर आप ले लें ईमेल की जगह, मैंने अपना फाइल यहाँ डाल दिया है, जिसको वो फाइल चाहिए, जिसको चेंजेस करने हैं, एडिट करना है, कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है, वो मुझसे ना मांग के, मैं इंडिविजुअली सबको ना सेंड करके, वो उस सर्वर से उठा लेगा। मेरे को यहाँ पे मेरा फिर कोई रोल नहीं है। सर्वर इज़ लाइक अ मिडिल मैन, जो आपका स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप उसमें फाइल्स डालें, ईमेल सर्वर है तो ईमेल, वेब सर्वर है तो जो आप लेट्स से कोई वेबसाइट आप खोलें, कोई भी फ्लिपकार्ट भी आप अगर ब्राउज़र पे खोल रहे हैं, तो जब आपको कुछ दिख रहा है, अगर लेट्स से कार्तिक आर्यन आपको दिखा ओप्पो का फ़ोन का या फिर वीवो के फ़ोन का प्रमोशन करते हुए, तो वो इमेजेस, वो वीडियोस, वो टेक्स्ट, वो सारा इन्फॉर्मेशन कि कितने का है, क्या है, वो सारा कहाँ से आ रहा है? आपके कंप्यूटर के अंदर से तो नहीं आ रहा है। यो कंप्यूटर, जो आपका इंटरनेट है, जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, वो जो फ्लिपकार्ट का वेब सर्वर है, वहाँ से वो सारी डिटेल्स फेच कर रहा है, एंड इट इज़ शोइंग यू ऑन योर कंप्यूटर। तो आपको लग सकता है एक टाइम के लिए कि ये आपके कंप्यूटर ने किया है, बट जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो सर्वर पे काम कर रही हैं। आप जब मेल करते हैं, आपको अगर मैं छोटी सी चीज़ बताऊं, बाद में डिस्कस करूंगा, जैसे जीमेल है, जो जीमेल क्या है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको जीमेल के लिए कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको लॉग इन करना होता है ब्राउज़र में। ऐप भी है, बट उसके बिना भी काम होता है। आपको बस ब्राउज़र में लॉगिन करना है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है वो जीमेल के वेब सर्वर में गया नहीं गया? आपको बस इतना दिखता है कि आपने अगर मुझे मेल भेजा है तो वो मुझे आ गया। नहीं, वो पहले जीमेल के सर्वर पे जाता है, फिर जब तक मैंने उसे देखा नहीं, डिलीट नहीं किया, वो जीमेल के सर्वर पे ही रहेगा। तो अगर कभी वो उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ग्लिच आता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपका जीमेल ख़राब हो गया, नहीं, वो गूगल खुद करेगा अपने जीमेल का सर्वर से ही। जब उसका सर्वर अप एंड रनिंग हो जाएगा, वापस से आप जीमेल की सर्विसेज ले सकते हैं। तो जीमेल इज़ लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको हम सास कहते हैं। ठीक है। वो तीनों चीज़ें भी बताऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, PaaS, यस SaaS, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम थे फिजिकल सर्वर्स पे। ठीक है। तो एक कंपनी है, उसको ईमेल सर्वर भी बनाना है, उसको डेटाबेस का सर्वर भी बनाना है, उसको वेब सर्वर भी बनाना है। लेकिन जब आप फिजिकल सर्वर बनाते हैं, तो आप अगर उसको वर्चुअलाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक सर्वर आपका एक स्पेसिफिक टास्क ही कर सकता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों के लिए 3 डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स चाहिए। लेकिन डेटा सेंटर में क्या होता है, एक वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। आप ये सारी चीज़ें, यू वर्चुअलाइज देम, आप एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपका फिजिकल सर्वर आप अपने कंप्यूटर के लिए, आपको कोई भी वेब होस्टिंग करनी है, कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, ऐप लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, आपको फिजिकल सर्वर की अब ज़रूरत नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि सेम चीज़ें, स्टोरेज का रिक्वायरमेंट और आपका सर्वर का रिक्वायरमेंट, आपके मेमोरी का रिक्वायरमेंट, सीपीयू का कितना आपको प्रोसेसिंग पावर चाहिए, हर चीज़ आपको वर्चुअली मिलेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की अगर मैं बात करूँ, जो अमेजॉन वेब सर्विस का ES2, जो EC2 जो है, वो आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सपोज़ आपने क्या किया, अब मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, एक कंपनी है, उसके 3 फिजिकल सर्वर्स हैं, उसने अभी वर्चुअलाइज नहीं किया उन सर्वर्स को। तो अगर ईमेल का काम है, वो एक अलग सर्वर संभाल रहा है, वेब पेज का काम है वो अलग संभाल रहा है, डेटाबेस का काम है वो अलग संभाल रहा है।
अभी इनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग हैं। पहला वाला जो सर्वर है, लेट्स से ईमेल सर्वर, इसका ये रन कर रहा है विंडोज़ पे, विंडोज़ इज़ एन ओएस, तो वो विंडोज़ पे काम कर रहा है। लेट्स से जो वेब आपका सर्वर है वो लाइनक्स पे काम कर रहा है, और जो जो आपका तीसरा कौन सा डेटाबेस का जो सर्वर है, लेट्स से वो उबुंटू पे काम कर रहा है, या कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो जो आपके डेटाबेस को डेटा स्टोर करने के काम आएगा। तो तीनों के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी हो गए। लेकिन वर्चुअलाइजेशन में क्या फ़ायदा है, आपने ये तीनों को एक वर्चुअल मशीन में बनाया, दैट इज़ रन बाय हाइपरवाइजर्स, उसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। अब इस एक वर्चुअल मशीन में क्या हुआ, ये आपका वेब सर्वर भी होस्ट कर रही है, ये आपका डेटाबेस भी होस्ट कर रही है, और यही आपका ईमेल भी होस्ट कर रही है, और इसके जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं तीनों, वो भी एक ही मशीन में है। इसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन, और इस प्रोसेस को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो फ़ायदा क्या है, आपको पहले बिजनेस में क्या करना पड़ रहा था, तीन बड़े बड़े सर्वर्स लेने पड़ रहे थे जो फिजिकल सर्वर्स हैं। अब होता क्या है कि लेट्स से आपका वेब सर्वर है, जो वेब का जो ट्रैफिक है वो मैनेज करेगा, जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको डिटेल्स शो करेगा। तो लेट्स से आप एक फायर क्रैकर की आपकी वेबसाइट है, आप फायर क्रैकर का आपका बिजनेस है, उसी की वेबसाइट भी है। तो दिवाली के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे एंड न्यू ईयर के टाइम पे हाइपोथेटिकली हम एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो होगा वो बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत मिनिमल या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट का, मीडियम रिक्वायरमेंट का वेब सर्वर ख़रीदा हुआ है, जिसकी जो स्पेसिफिकेशंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो वो दिवाली के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे और न्यू ईयर के टाइम पे वो हैंग हो जाएगा। वो होता है ना कि कभी कभी सर्वर, आपको जब आप वेबसाइट विजिट करते हैं और किसी सर्वर पे बहुत ट्रैफिक है तो आता है सर्वर इज़ बिजी, तो वो यही चीज़ होती है कि द सर्वर इज़ नॉट एबल टू टेक दैट लोड। लेकिन वो साल के 10 महीने ठीक चलेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ख़राब हो जाएगा, 3 महीने ख़राब हो जाएगा, 9 महीने सही चलेगा। लेकिन आपको उन 3 महीने के लिए भी इतना अच्छा लेना पड़ेगा, आपका जो सर्वर है उतना उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, भले ही आपको 9 महीने जो आपका है वो बहुत कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चले, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है उसमें, लेकिन वो 3 महीने के लिए आपको कॉम्पनसेट करना, आप ऐसा नहीं है कि उस 3 महीने पे फिजिकल सर्वर आप इंक्रीज़ कर दें उसकी स्पेसिफिकेशन, और बाकी 9 महीने में उसको हम ड्रॉ डाउन कर दें और पैसा बचाएं। फिजिकल सर्वर में वो फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन जब आप वर्चुअलाइज करते हैं तो आप अपने हिसाब से, आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीक आपको लग रहा है मेरा रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, तो आप स्टोरेज बढ़ा दो, मेमोरी बढ़ा दो, सीपीयू की पावर बढ़ा दो। इस हिसाब से आपका जो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने सबसे पहले तो तीनों सर्वर्स को एक वर्चुअल वर्चुअल कोई मशीन नहीं है, यू कैन नॉट टच दीज वर्चुअल मशीन्स ओवर हेयर। यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन्स हैं दे आर रनिंग ऑन वर्चुअल सर्वर्स। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है, तीनों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक मशीन में काम कर रहे हैं, तीनों का जो रिक्वायरमेंट्स है, आप अपने हिसाब से क्लाउड प्रोवाइडर को कहेंगे कि मेरे को जून के महीने में ईमेल सर्वर पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, वेब सर्वर में मेरे को अगस्त में चाहिए, और दिसंबर में मेरे को डेटाबेस के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप जो फिज़िकल सर्वर है और जो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं उसमें आपको फ़र्क समझ आया होगा। और यही चीज़, यही जो बेसिक फंडामेंटल है, ये डेटा का जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, यही बेसिक फंडामेंटल होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। आप दोबारा प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इससे ज़्यादा सिंपल तो मैं इस पॉइंट पे नहीं कर सकता हूँ, किसी और वीडियो में शायद मैं कर पाऊँ, बिकॉज जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन लेता रहूँगा, जितना भी मेरा भी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं इतना ही सिंपल कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अभी अभी आपको क्या समझना है, अभी आपने क्या किया, लेट्स से मैंने आपको तीन डिस्टिंक्शन बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज अनंतराज का बिजनेस मॉडल आपको इन चीज़ों के बिना समझ नहीं आएगा। अनंतराज का अभी IaaS प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि IaaS प्रोवाइड कर रहा है, PaaS और SaaS में ये आगे जाने का इसका प्लान है, तो क्या ही आपको समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है और पास में और सास में क्या होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो कोलोकेशन का मतलब और समझना पड़ेगा। अगेन बहुत लंबा वीडियो होगा, बी वेरी पेशेंट विद इट। 2 बार में देखना है, 2 बार में देखो, नोट्स आप बना लो, आपके काम आएगा। अभी कोलोकेशन क्या होता है, अनंतराज ने जब 2019 में अपना डेटा सेंटर में, जब इंडिया में बहुत नाम चल रहा था कि अब डेटा सेंटर अब एक अपकमिंग थीम होने वाला है, वहाँ से इन्होंने काम शुरू कर दिया था। ओके, और दूसरा वहाँ से भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वहाँ से भी एक चीज़ चल रही थी कि जो डेटा रहेगा इंडियंस का वो इंडिया में ही स्टोर होगा, वो बाहर नहीं जाएगा। सो इट बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज़ कि जो डेटा की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत सारा इंडिया में उसका रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। और जो अनंतराज की अच्छी बात क्या थी,
कि प्रिडोमिनेंटली दे हैव बीन अ रियल स्टेट प्लेयर। अभी क्या है, अगर आज की डेट में कोई कंपनी डेटा सेंटर में एंटर करना चाहेगी, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको लैंड देखना पड़ेगा। इफ़ दे ऑलरेडी डोंट हैव सम एक्वायर्ड लैंड, पहले उसको लैंड देखना पड़ेगा, फिर उस लैंड के ऊपर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसमें अगर मोटा माटी देखा जाए एस्टिमेट्स के हिसाब से, तो 50 to 60 करोड़ रुपीज़ फॉर 1 मेगावाट लगता है, हमको इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है फॉर 1 मेगावाट ऑफ डेटा सेंटर आईटी लोड के लिए। बेसिकली हमको अगर 1 मेगावाट का डेटा सेंटर है, विदाउट क्लाउड सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मैं समझाऊंगा। अगर सिर्फ को लोकेशन वाला प्लेयर है, जैसे अनंतराज अप्रैल से पहले था, इट वॉज इन ओनली इन टू को लोकेशन, अभी ये क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगा है अशोक क्लाउड के नाम से, जो इनके अशोक सारिन जो इनके फाउंडिंग चेयरमैन थे, उनके नाम से इन्होंने अशोक क्लाउड खोला है। लेकिन अगर मेरे को 50 to 60 करोड़ रुपीज़, बिकॉज कल परसों में ब्लैक स्टोन के जो रियल स्टेट के जो हेड है इंडिया के, उनका भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि मोटा माटी हमको भी 50 करोड़ रुपीज़ लगता है इन्वेस्टमेंट 1 मेगावाट के डेटा सेंटर के लिए। किसी ने एक्स पे मुझे ये चीज़ पूछी, बताई थी, रादर पूछी नहीं थी, कि टीसीसी करके कंपनी है, उनको 20 करोड़ में 1 मेगावाट का बना पा रहे हैं। सो इट्स वेरी 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 हार्ड टू बिलीव इट फॉर मी। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, बिकॉज इमेजिन करो, लॉजिकली सोचो, ब्लैक स्टोन जैसी कंपनी और जो इतनी सारी कंपनी है, टेक्नो इलेक्ट्रिक को 45 to 50 करोड़ रुपीज़ लग रहा है एक डेटा सेंटर बनाने के लिए, और अनंतराज को कम लग रहा है 29 CR। बिकॉज इनका फ़ायदा क्या है, वही मैंने थंबनेल में भी बताया हुआ है कि ये लो कॉस्ट डेटा सेंटर बना रहे हैं, इनके पास लैंड अवेलेबिलिटी ऑलरेडी है, और 3 IT पार्क्स इनके पास है, पंचकुला में, राय में और मनेसर में, जहाँ पे इनका बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है। दे जस्ट हैड टू स्ट्रेंथन दैट बिल्डिंग, बिकॉज डेटा सेंटर किसी बिल्डिंग में अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल बिल्डिंग से ज़्यादा स्ट्रेंथ उस बिल्डिंग की होती है। सो सब कुछ करने के बाद इनको जो 1 मेगावाट का जो खर्चा इनका आ रहा है, जो इनके एक्सपेंसेस आ रहे हैं 1 मेगावाट क्रिएट करने के लिए, वो सिर्फ आ रहे हैं 29 करोड़ रुपीज़। सो इनके पास फ़ायदा है, एक एडवांटेज डेफिनेटली इनके पास है, आपको कोई कुछ भी बोले तो। टीसीसी के ऊपर आई डोंट हैव एनी कमेंट्स, बट इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि एक इतनी छोटी कंपनी 20 करोड़ में कैसे 1 मेगावाट का डेटा सेंटर बना सकती है, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी टेक्नो इलेक्ट्रिक का जो ईपीसी का काम है आज से नहीं कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, एंड इट स्टिल इज़ टेकिंग इट टेक्नो इलेक्ट्रिक 45 करोड़ रुपीज़ टू क्रिएट 1 मेगावाट ऑफ डेटा सेंटर। ठीक है, तो को लोकेशन पहले क्या था, जब इन्होंने स्टार्ट किया डेटा सेंटर का बिजनेस, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी की रिस्क फॉर दिस बिजनेस, बिकॉज जो मैनेजमेंट है उसको रियल स्टेट के बारे में बहुत नॉलेज है। अनडाउटेडली इनका ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ये रियल स्टेट के धंधे में है, बहुत ही पहले से। इन्होंने 30,000 कुछ फ्लैट्स तो डीडीए के लिए बनाए हुए हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, आज से, वो भी एशियन गेम्स के बहुत, आप ये लगा 1970s 1980s की मैं बात कर रहा हूँ, तब से रियल स्टेट में है। तो रियल स्टेट में इन्हें सब आता है, नो डाउट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ वो हम अलग में रखेंगे, वो बाद में बात कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन रियल स्टेट में मैनेजमेंट इज़ लाइक थॉरो, सब कुछ पता है मैनेजमेंट को रियल स्टेट के बारे में, वी कैन एज्यूम इट, हम वो मान सकते हैं। लेकिन डेटा सेंटर में ये ऑरेंज के साथ, इन्होंने जो फ्रेंच कंपनी है ऑरेंज क्लाउड सर्विसेज जो है, ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज है रादर, तो उन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है, टेक्निकल पार्टनर है, बेसिकली हेल्प करेगा इनको क्लाउड वगैरह प्रोवाइड करने में। एंड स्टार्टिंग कैसे करी इन्होंने, को लोकेशन से। को लोकेशन में क्या होता है, आपको सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, कुछ नहीं, आपको डेटा सेंटर के लिए क्लाउड नहीं मिल। ऐसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मेरे को अपना पर्सनल अब डेटा सेंटर चाहिए, मैं एक छोटा बिजनेस हूँ, मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, या मेरे पास लैंड नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं जाऊँगा अनंतराज के पास, और जो को लोकेशन की मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्लाउड एडिशन है उसके ऊपर, ठीक है। तो को लोकेशन में अनंतराज के पास जाऊँगा, बोलूँगा मेरा सर्वर है, मेरा सब कुछ है, मेरे को एक रैक चाहिए, और मेरे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड रनिंग चाहिए, जो भी, क्योंकि डेटा सेंटर में बहुत चीज़ें लगती हैं, केबल्स हैं, रैक हैं, आपका HVAC मतलब हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनर, और कूलिंग के लिए मैंने बहुत बारी बताया कि डेटा सेंटर में कूलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको यूपीएस जो बैटरी आपका चाहिए, अप एंड रनिंग आपको चाहिए। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, एज अ बिज़नेस, एज अ स्मॉल बिज़नेस मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी अपना डेटा सेंटर चाहिए, मतलब अपना कुछ स्टोर करने के लिए चाहिए, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए चाहिए, या किसी भी पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए, तो मैं अपना सर्वर लेके जाऊँगा वो कोलोकेशन प्लेयर के पास। तो कोलोकेशन का जो प्लेयर है, आप ये समझें कि उसमें कुछ मार्जिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस एक रैक प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली आपका जैसे आप धर्मशाला हो गया,
क्या कहें आप, कोई और एग्जांपल मेरे पास नहीं आ रहा है। आप बस बाहर से जाओ, अपना सामान लेके जाओ, खाना पीना सब कुछ अपना लेके जाओ। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं हाइपोथेटिकली, गद्दे भी आप अपने लेके जाओ, और वो आपको सिर्फ एक खाली बेड दे देगा, वो गद्दे भी शायद वो दे देगा, आई डोंट नो सही एग्जांपल है या नहीं, बट वो कुछ नहीं देगा। सर्वर भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो एक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो सारी चीज़ें अप एंड रनिंग रहें, आप अपना सर्वर लाओ और उसको चलाओ, ठीक है। तो ये अप्रैल तक, अप्रैल ऑफ 2024, इस साल तक ये सिर्फ कोलोकेशन में थे। फिर इनके पास जो क्लाइंट्स आए, जैसे ऑरेंज हुआ, और फिर ये रेलटेल के साथ भी इनका बिजनेस अरेंजमेंट है, और TCIL के साथ भी इनका बिजनेस अरेंजमेंट है। तो इनके क्लाइंट्स इनके क्लाइंट्स ने इनको क्या कहा कि अगर क्लाइंट आता, ये सिर्फ कोलोकेशन प्लेयर थे उस टाइम पे, ये कोई सर्वर, कोई क्लाउड सर्विसेज कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो क्लाइंट अगर आता उस केस में जहाँ पे ये सिर्फ कोलोकेशन प्लेयर हैं, तो क्लाइंट को ही केपेक्स करना पड़ता, सर्वर बिठाना पड़ता, फिर वो क्लाइंट प्रमोट करता कि ओके ये क्लाउड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद अनंतराज, अब आप आओ, हमने सर्वर ख़रीदा है। मतलब इनका क्लाइंट सर्वर ख़रीदता और फिर बिजनेसेस को बोलता कि सर्वर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता, क्लाइंट को केपेक्स करना पड़ जाता, और वो बिजनेस अरेंजमेंट थोड़ा टिपिकल हो सकता था, बिकॉज क्लाइंट कल को बैकआउट कर गया, कुछ भी हो गया तो दिक्कत आ जाती। तो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या कहा कि रादर देन कि आप, मतलब अनंतराज को क्लाइंट ने बोला कि हम केपेक्स मॉडल नहीं चाह रहे हैं, हम ओपेक्स मॉडल चाह रहे हैं, आप खुद केपेक्स करो। आपने कोलोकेशन बनाया, इनका जो मनेसर में IT लोड इन्होंने 6 मेगावाट का, 6 मेगावाट का कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ को लोकेशन में, इसमें कुछ नहीं है, नो सर्वर एंड नथिंग। तो अप्रैल के अराउंड इन्होंने, ऑरेंज ने इनसे बोला, TCIL वगैरह ने इनसे बोला कि आप सिर्फ को लोकेशन नहीं, आप अब क्लाउड भी खरीदो और वो क्लाउड भी बेचो। तो जब आप क्लाउड खरीद के क्लाउड की भी क्लाउड को भी एज अ सर्विस बेच रहे हैं, विच मीन्स आप को लोकेशन प्लेयर तो पहले से थे, लेकिन अब आप क्लाउड के सर्वर्स भी बेच रहे हैं। आप सर्वर भी आपने खरीद दिया, सर्वर भी आप बेच रहे हैं, जो अब बाहर से जो क्लाइंट आएगा उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अब सर्वर की ज़रूरत है बस। लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोलोकेशन प्लस ये जो सर्वर्स, इन्होंने अब सर्वर में भी ये घुस गए हैं, क्लाउड में भी ये घुस गए हैं अंडर द नेम ऑफ अशोक क्लाउड। तो जब कोलोकेशन और सर्वर्स को आप मिला देते हैं तो ये बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस बेच रहे हैं, समझे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। यहाँ पे आपने सब कुछ तो दिया, रैक दी, हीटिंग वेंटिलेशन दिया, कूलिंग दी, और बैटरीज दी, केबल्स दी, जितना भी रिक्वायरमेंट होता है लोड का सब कुछ दिया, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आपने प्रोवाइड किया, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपने सर्वर भी प्रोवाइड किया। आपने अब मैंने वर्चुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्यों समझाया था, जो वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे यही तो किया इन्होंने। क्या कर रहे हैं ये, अपने जो इनका जो कोलोकेशन वाली फैसिलिटी थी मनेसर में, वहाँ पे इन्होंने सर्वर खरीदा, मतलब इन्होंने क्या फिजिकल सर्वर थोड़ी खरीदा है। ये अब ऐसा कुछ वर्चुअलाइजेशन के थ्रू जो भी क्लाइंट आएगा उसको वर्चुअल मशीन बना के देंगे कि आपको हमने वर्चुअल मशीन बना के दी है। दे आर नॉट गिविंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ, दे आर नॉट गिविंग सॉफ्टवेयर राइट नाउ। PaaS और SaaS में अभी तक ये नहीं आए हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो अभी ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आए हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। तो अब मैं आपको समझाता हूँ सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब अपनी अपनी स्क्रीन पे देखो, बहुत जल्दी से समझ आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप नीचे देखो, ब्लैक में जो भी चीज़ें हैं दैट इज़ यू मैनेज, आप मैनेज करो, और जो ग्रीन में चीज़ें हैं मीन्स जो प्रोवाइडर है वो मैनेज करेगा। अभी आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी, ओके। इन ये चीज़ें समझने से पहले आप एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। जैसे जब आप नेटफ्लिक्स में कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, राइट, आपने अगर सबसे महंगा वाला सब्सक्रिप्शन लिया है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से। क्यों मैंने बताया, जब आप नेटफ्लिक्स का सबसे महंगा वाला सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पुरानी जो सस्ते वाले सब्सक्रिप्शन हैं उनकी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो तो आपको महंगे में मिली गई, विच मीन्स आप मुझे नहीं पता कितने हैं लास्ट टाइम, बिकॉज उसमें ऑटो पे जाता है, सो आई डोंट इवन रिमेंबर कि कितने टियर हैं, बट फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन मान लेते हैं कि जो नेटफ्लिक्स हैं उसके 3 टियर हैं। एक हो गया आपका लेट्स से 399 का, दूसरा 599 का, और लास्ट हो गया 799 का। तो अगर आपने 799 वाला सब्सक्रिप्शन खरीदा है, विच मीन्स आपके पास 599 और
399 वाले ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज़ आ गई। तो इसको आपको एक स्टेयर की तरह लेना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड का सबसे फर्स्ट लेयर है। यहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे नहीं हैं, जो जो आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहाँ पे आपको क्या क्या मैनेज करना है। लेट्स से आप एक क्लाइंट है, मैं हूँ अनंतराज, अशोक क्लाउड सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करी। अब मैं सिर्फ अभी जो अनंतराज है अशोक क्लाउड सर्विसेज के अंदर मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, आप क्लाइंट हैं और आपको क्या मैनेज करना है। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, नेटवर्किंग। नीचे से शुरू करते हैं जो ग्रीन में है, नेटवर्किंग मतलब यही सब जो पार्ट्स हैं, रैक्स हैं, HVAC हो गया, आपके स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गई, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ नेटवर्किंग। ये पूरा नेटवर्क बिठाने के काम आता है ये पार्ट, ठीक है। तो नेटवर्किंग मैं आपको दूंगा, स्टोरेज मैं आपको दूंगा, सर्वर्स मैं आपको दूंगा जो मैंने बताया, वर्चुअलाइजेशन जो इसमें टर्म अब आ गई फाइनली, जो हम पढ़ ही रहे थे इतनी देर से, वर्चुअलाइजेशन मैं आपको करके दूंगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था ना, कि 3 फिजिकल सर्वर्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, उबुंटू है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप लाओगे, मैं वो प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैंने 4 लास्ट की चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हैं, जो ऊपर से ब्लैक में है, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन, वो आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे आते हैं। तो जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे आते हैं तो एक फंडामेंटल चीज़ आप ध्यान रखो, जब आपने मुझसे, अगर मैं आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, PaaS सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, विच मीन्स आप IaaS ऑलरेडी मुझसे ले रहे हैं। मैं PaaS सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा विदाउट प्रोवाइडिंग IaaS। CD समझो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, जैसे मैंने आपको नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल दिया था। तो अगर मैं आपको पास दे रहा हूँ तो उसमें नीचे से आप देखो, नेटवर्किंग तो मैं ऑलरेडी दूंगा, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की चीज़ें हैं वो सब इसमें ग्रीन है, इसमें भी सब कुछ ग्रीन है, विच मीन्स वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, इट्स बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी दूंगा जिसके ऊपर आप रन कर पाएँ, दैट वुड वर्क एज अ प्लेटफॉर्म, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो मैं आपको मिडिलवेयर भी दे रहा हूँ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे रहा हूँ, और आपका रन टाइम भी मैं मैनेज करूँगा, आप नहीं मैनेज करेंगे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोल नहीं पाता हूँ मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अब यही चीज़ें बोलूँगा, IaaS, पास और सास बहुत बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो IaaS में OS आप ला रहे थे, मिडिलवेयर आप ला रहे थे, रन टाइम आप मैनेज कर रहे थे, यहाँ पे मैं करूँगा। लेकिन जब आप सास में आते हैं, सास का एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सास का आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट 365। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, प्लेटफॉर्म उनका, सर्वर उनका, OS उनका, हर चीज़ माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। यू जस्ट हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन। इसीलिए सास का जो मार्जिन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। आप कभी सर्च करके देखना गूगल में, क्या माइक्रोसॉफ्ट 365 कितना कमाता है, कितना मार्जिन है उसका। अब तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और वन ड्राइव सब कुछ उसने एक्यूमुलेट कर दिया है, तो अब आप देखना उसके कितने मार्जिन्स हैं, एंड यू विल गेट शॉक्ड बाय द मार्जिन्स। अब आप ग्रीन देखो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास में आप देखो हर चीज़ ग्रीन है। तुम, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करना, आप आओ जेब में पैसा लेके आओ, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। Infrastructure, platform on which you have to run your application and software, and even the software, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सिर्फ पैसा लाने की ज़रूरत है। तो अभी आपको समझ आया अनंतराज क्या कर रहा है। अनंतराज अभी सिर्फ IaaS में है, वो अभी पास और सास में नहीं आया है, इवन दो इट हैज़ प्लान्स, कंपनी के प्लान्स हैं पास और सास में भी जाने के। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम बिज़नेस का डिस्कशन करते हैं, यही थी सिंप्लिसिटी में जो मैं समझा सकता था। किसी और वीडियो में और सिंप्लीफाई करूँगा धीरे धीरे, एज वी गो विल प्रोग्रेस टुगेदर, ओके। डाइवर्सिफाइड बिजनेस वर्टिकल्स, रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो मिक्स आप देखें, ऑनगोइंग एंड अपकमिंग। तो 3 पॉइंट इनका ग्रुप हाउसिंग मैंने आपको बताया था, ग्रुप हाउसिंग में 3.18 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस है इनके पास, लैंड बैंक है इनके पास, और विलास फ्लोर प्लॉट्स में 3.33, ये आप देख सकते हैं। DDJAY में जो इनके प्लॉट्स हैं, जो और जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग में 1.22 MSF, ये तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में। अफोर्डेबल हाउसिंग जब भी आप अनंतराज का सुने तो आपको ये समझना है कि आंध्रा में इनका ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। बाकी कमर्शियल पोर्टफोलियो मिक्स आप देखो, डेटा सेंटर 307 मेगावाट का इनका प्लान है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। अभी कितना ऑपरेशनल हुआ है, सिर्फ 6 मेगावाट का, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर FY25 ये 21 मेगावाट्स और कर देंगे अपने पंचकुला वाले साइट पे। तो वो आपको देखना है कि ये पूरा साल ख़त्म होते होते, Q4 ख़त्म होते होते इनके पास 28 मेगावाट का जो
आईटी लोड है वो ऑपरेशनल हो जाएगा आउट ऑफ दिस टारगेटेड 307 मेगावाट। उसमें से भी जो वो 28 मेगावाट रहेगा उसमें से भी अभी ये ट्रायल बेसिस पे क्लाउड सर्विसेज से रन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, समझो इस चीज़ को, पहले तक ये सिर्फ कोलोकेशन में ध्यान दे रहे थे, अभी इन्होंने ट्रायल बेसिस पे क्लाउड सर्विसेज को मतलब IaaS वाले पार्ट को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। वो क्या किसने पे शुरू किया? सिर्फ 0.5 मेगावाट वाले पोर्टफोलियो में। अभी ऑपरेशनल कितना है? अराउंड 6 मेगावाट। इस साल के अंदर अंदर कितना हो जाएगा? 28 मेगावाट। एंड आउट ऑफ दैट 4 मेगावाट विल बी आई थिंक इनटू क्लाउड्स। करंटली कितना है क्लाउड में? सिर्फ जो जिनका खुद का इनका जो क्लाउड ये सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ ओनली 0.5 मेगावाट। एंड वो चीज़ चलो आगे समझाता हूँ, बिकॉज रेवेन्यू और एबिटा इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा 4 to 5 टाइम्स हाई हो जाते हैं एज सून एज यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग जस्ट अ कोलोकेशन प्लेयर टू बीइंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेयर, विच मीन्स बीइंग अ क्लाउड प्लेयर। तो उसमें आपको 4 to 5x रेवेन्यू जंप आता है। सॉरी, ओके, अभी हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। मैं H1 की सीधे बात करूंगा। जो ऊपर के 3 ग्राफ हैं वो क्वार्टर बाई क्वार्टर का आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस, लेकिन मैं बात करूंगा H1 की। तो आप कुछ भी देख सकते हैं, राइट? सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही हैं। इन्होंने इवन दो H22 से सीधे ही इन्होंने 25 का दिखाया है, लेकिन इवन दो मैंने कहीं लिखा हुआ भी है, सो इट वोंट बी मच डिफ़िकल्ट। अरे कहाँ गया, छोड़ो। जितना मुझे ध्यान आ रहा है H1 में इनका, अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं, एबिटा की मैं बात करूं और पैट की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं 50% से अबव इनका ग्रोथ आया है। और इनका जो Q2 FY24 रहा था, ये जस्ट कंक्लूडेड जो रिजल्ट्स थे, और H1 को भी मैं, अगर Q1 को भी मैं कंबाइन करूं H1 के हिसाब से भी मैं बताऊं, तो सबसे बढ़िया क्वार्टर्स इनके रहे हैं। कंपनी हैज़ बिन परफॉर्मिंग रियली 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 वेल ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और जो इसका H1 था काफ़ी अच्छा रहा था। कोई फाइनेंशियली कोई एज सच मुझे कोई रेड फ्लैग नहीं लग रहा है, बिकॉज नेट डेट, अभी जो आप नई वाली स्लाइड देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आप देखो कि पोस्ट डीमर्जर की मैं यहाँ पे बात करूँगा, बिकॉज इन्होंने डीमर्जर की स्लाइड बताई है। नेट डेट इनका कितना हो गया FY24 में? सिर्फ 290 करोड़ रुपये, और अभी तो 100 करोड़ से भी कम हो चुका है, बिकॉज ये तो FY24 का इन्होंने बताया है। 2 क्वार्टर्स और हो चुके हैं, और इनका टारगेट है दिसंबर 24, मतलब अभी जो दिसंबर चल रहा है, जो महीना है, यहाँ पे ये नेट डेट फ्री हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। नेट डेट और ग्रॉस डेट में फ़र्क होता है। ग्रॉस डेट इज़ योर एक्चुअल डेट, बट जब ग्रॉस डेट में से आप कैश माइनस करते हैं, जब आपका जितना भी बैंक में या बिजनेस में जितना भी कैश पड़ा है, व्हेन यू सबट्रैक्ट दैट कैश फ्रॉम योर ग्रॉस डेट, तो आपका नेट डेट बचता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपनी ग्रॉस डेट लेवल पे डेट फ्री हो रही है, ये कंपनी हो रही है नेट डेट लेवल पे डेट फ्री, और मोस्टली कंपनीज बात नेट डेट लेवल पे ही करती हैं। तो नेट डेट टू एबिटा भी देखो 0.8x पे आ गया है। गुड, वेरी गुड। नेट डेट टू एक्विटी भी आप देखेंगे 0.08। तो फाइनेंशियली कैश फ्लो वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इनका जो मैनेजमेंट का जो कहना है कि जो इनके 63A में जो काम चल रहा है गुरुग्राम में, वहाँ से दे आर आइंग अ विजिबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 15,000 करोड़ रेवेन्यूज़ इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो क्या होगा, अभी एक चीज़ आप समझो, जो इनका जो इनका रियल स्टेट वाले बिजनेस से पैसा आएगा, एंड दे आर ओनली फोकसिंग ऑन गुरुग्राम एरिया, वो भी 63A में फ़िलहाल, बिकॉज इनका दिल्ली में भी लैंड बैंक है 100 करोड़ का। तो जो लोग कहते हैं ना, मैं आई एम जस्ट किडिंग, बट जो लोग कहते हैं कि यार दिल्ली में, गुड़गांव में हमको ज़मीन नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी? सारा ज़मीन तो अनंतराज ने लेके बैठा है। तो जो इनका ये चीज़ आप देखो, वही चीज़ मैं आपको बता भी रहा था कि जो मोनेटाइजिंग लैंड बैंक, INR 15,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स फ्रॉम रेजिडेंशियल सेल्स इन सेक्टर 63A गुरुग्राम, ये आपको ध्यान देना है। अनलॉकिंग फ्यूचर डेवलपमेंट 100, जो बगल में लिखा है 100 एकर्स फुली पेड फ्री होल्ड लैंड इन दिल्ली NCR फॉर फ्यूचर रेजिडेंशियल, लेकिन अभी यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी और फ्यूचर रेजिडेंशियल इन दिल्ली, आप ये चीज़ें ध्यान रखना। एक स्लाइड दिखाऊंगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अभी इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है, सो इस बारे में बात करके क्या ही फ़ायदा, ठीक है। अभी डेटा सेंटर, ये आप बेसिकली देख सकते हैं पॉज करके। 5th पॉइंट पे आओ, क्लाउड सर्विस एडॉप्शन, क्लाउड सर्विसेज एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑपरेशनलाइज, जो मैंने आपको बताया 0.5 मेगावाट के लोड पे इन्होंने IaaS सर्विसेज ऑपरेशनलाइज कर दी हैं। कोलोकेशन प्लेयर तो ये पहले से थे, ये आपको ध्यान देना है। वर्किंग ऑन स्केलिंग टू प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास एंड प्लान्स टू एक्सपेंड टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन द फ्यूचर। ये आपको बस दिमाग में रखना है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है।
बिजनेस तो लिखेगा, बिजनेस को तो गाइड करना है इन्वेस्टर्स को कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन पास और सास में आना इज़ नॉट अ जोक। कोई हलवा नहीं है कि प्रसाद का हलवा बनाना। तो यहाँ पे आपको बहुत यू हैव टू टेक दिस स्टेटमेंट फ्रॉम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी आईएएस में आए हैं, पहले ये देखेंगे आईएएस में कैसे करते हैं। एक दो क्वार्टर्स में ना इस बिज़नेस का प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम बोलूँ या रिस्क बोलूँ, कि इनका जो डेटा सेंटर वाला जो प्लान है, जो ये बिज़नेस सेगमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इसमें अभी इन्होंने प्रूव करके नहीं दिखाया है कि दे आर रियली एक्सपर्ट नाउ इन द डेटा सेंटर, समझ चुके हैं इस बिज़नेस को। बिकॉज को लोकेशन तो कंपनी कह रही है हम बहुत अच्छे से समझते हैं, बिकॉज दे हैव बिन वर्किंग ऑन को लोकेशन फॉर फ्रॉम 2019। लेकिन अभी इन्होंने जैसे नया सर्वर भी शुरू किया है अपना क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना अंडर अशोक क्लाउड, तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से इनका रिस्पॉन्स रहता है। इवन दो दे आर सेइंग कि जितना 28 मेगावाट का साल के एंड तक इनका जो बन के तैयार होगा, उसका ऑलरेडी बुकिंग्स हैं और क्लाइंट ऑलरेडी क्लाइंट्स आर जस्ट वेटिंग कि कब ये कंप्लीट हो। तो वो चीज़ भी हमको देखनी है। ठीक है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग, जीरो नेट डेट कंपनी बाय दिसंबर 2024। अभी अपकमिंग एंड ऑनगोइंग डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे आप देखो ताकि विजुअली आप देख के थोड़ा दिमाग में रहे। पहला है मनेसर वाला अनंतराज टेक पार्क, 6 मेगावाट आईटी लोड ऑपरेशनलाइज टिल Q2 FY24 इंक्लूडिंग क्लाउड ओन्ड, 0.5 मेगावाट आईटी लोड क्लाउड ओन्ड इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। तो आपको समझो कि कोलोकेशन तो अलग चीज़ हुई, क्लाउड जब आप खुद से भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन अनंतराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनंतराज वुड बिकम अ क्लाउड प्रोवाइडर। अब वो 0.5 मेगावाट के आईटी लोड पे क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगा है। अमेजिंग। अनदर 15 मेगावाट एट डेवलपमेंट स्टेज, वो तो मैंने आपको बताया ही है, राइट। अभी ये सब आप पॉज करके देख लो यार, आई डोंट थिंक इसमें क्या ही मेरे को आपको बताना है। ये सब आप पॉज करके देख लो वरना बहुत टाइम लग जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड, पार्टनर्ड विद इंडस्ट्री लीडर्स फॉर प्रीमियम कंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि जब मैंने आपको बताया था कि अनंतराज को 29 करोड़ लग रहे हैं 1 मेगावाट को सिर्फ एज अ को लोकेशन प्लेयर, क्लाउड का जो कॉस्टिंग है, रेवेन्यू पोटेंशियल है, दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो मैं दोनों चीज़ें आपको समझा देता हूँ। क्लाउड में विदाउट क्लाउड जस्ट बीइंग अ को लोकेशन प्लेयर, इनको 1 मेगावाट के लिए 25 टू 30 करोड़ आप लगाओ, इनको इतना खर्चा आता है 1 मेगावाट के लिए। इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, 45 टू 60 मेगावाट, 45 टू 50 में टेक्नो इलेक्ट्रिक कर रहा है। ब्लैक स्टोन ने अभी रिसेंटली बताया कि 50 करोड़ उनको लगेगा 1 मेगावाट में। बट इट डिपेंड्स कि कहाँ किस लोकेशन में आप बहुत अगर ऐसी लोकेशन में बना रहे हैं जहाँ पे लैंड का और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट हाई है, तो ऑब्वियसली आपके 1 मेगावाट लोड का जो कॉस्टिंग होगी वो बढ़ जाएगी। ये आपको समझना है, बहुत सारे मूविंग वेरिएबल्स उसमें होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनंतराज अगर 25 टू 30 करोड़ में 1 मेगावाट बना रही है तो इट इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, ऐसा नहीं है। इट इज़ ओनली एबल टू डू सो बिकॉज इसके पास, जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में 3 बिल्डिंग्स दिखाई थी, वो 3 बिल्डिंग्स इनकी ऑलरेडी हैं, वो वेकेंट थी। उन्होंने बस उसको रीडिज़ाइनिंग करी कि वो अब डेटा सेंटर के लिए इक्विप्ड हो पाए। और लैंड तो इनका ऑब्वियसली बिल्डिंग है तो वो लैंड में ही रहा होगा, और लैंड इनका खुद का है, तो इनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दैट्स वाई दे आर एबल टू बिकम अ वेरी लो कॉस्ट डेटा सेंटर प्लेयर। अब आप रैक्स एंड यूपीएस देखो, ये स्नाइडर से खरीदते हैं। आईटी डिज़ाइन आप देखो सिस्को एंड कॉमस्कोप से खरीदते हैं। और HVAC जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सब आप बेसिकली देख ही लो कि कहाँ से गैस सप्रेशन कहाँ से आता है, ये सब कहाँ से आता है, पॉज करके देख लो। बाकी रेजिडेंशियल में मैंने रियल स्टेट में बताया था, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा इसे, जस्ट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसको आप पॉज करके देख लो, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। अनंतराज स्टेट्स एक इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल में है, ये कमर्शियल में नहीं है, हॉस्पिटैलिटी में नहीं है, वेयर हाउसिंग में नहीं है। ठीक है, अवार्ना इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी है और अशोक स्टेट्स भी है। इनका डिटेल्स आप पॉज करके देख लेना, और कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है क्या है, बिकॉज वो आपको ही देखना पड़ेगा, मेरे को 1 घंटे का नहीं बनाना है वीडियो। बाकी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आप रेजिडेंशियल देखो। ईटी नाउ में मैंने आपको जो बताया था कि ईटी नाउ का वीडियो आप देख लेना, जाके आप टाइप करेंगे आ जाएगा, 2-3 महीने पुराना है। तो उसमें यही वाला दिखा रहे थे जिसमें ये एस की मशीन खड़ी है यहाँ पे। इफ़ यू कैन सी, इफ़ यू कैन जूम इन टू द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे एस की मशीन आपको दिखेगी। एस इज़ ऑल्सो अ गुड कंपनी बाय द वे, उसका भी मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है। ग्रुप हाउसिंग आप देखो, स्टेट रेजिडेंस, और लास्ट में मैंने आपको बताया था अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ है, तिरुपति में है। सो इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यार, आप ये सब देख लो कि क्या है क्या नहीं है। इनका बिरला के साथ भी था एक, जहाँ पे 228 फ्लैट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ग्रुप हाउसिंग 2, ग्रुप हाउसिंग 3, ग्रुप हाउसिंग 1 तो आपने ऑलरेडी देख लिया था जो इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ग्रुप हाउसिंग 2 और 3 भी आप देख लो पॉज करके, क्या क्या इसकी डिटेल है, इसमें मैं क्या ही आपको समझाऊँ, राइट। अभी
कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं। सेक्टर 63 गुरुग्राम कमर्शियल में देख लेते हैं। अशोक टावर ऑफिस बिल्डिंग सेक्टर 44 गुरुग्राम एंड टेक पार्क पंचकुला। एस्टिमेटेड लॉन्च इनका एक का तो मार्च 24 लिखा है, दो तो बाकी कंप्लीटेड हो चुके हैं। इनका टोटल लीजेबल एरिया मिलियन स्क्वायर फीट में कितना है एंड एक्चुअल लीज्ड कितना है वो भी सब आप पॉज करके देखो। मेरा मन नहीं था इन सब स्लाइड पे टाइम वेस्ट करने का, बट अगर बहुत सारा इसके कंपनी के ऊपर इतना मुझे रिक्वेस्ट आया ना कि आई वॉज फोर्स्ड टू मेक दिस वीडियो। और ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया है, तो आप लोगों के लिए है ये स्लाइड्स। पॉज करके देखो बिकॉज आई थिंक यू आर अ वेरी सीरियस इन्वेस्टर और ये डिटेल्स आप मिस मत करना। वैसे तो मैं अगेन जैसे मैंने बोला था पावर पॉइंट नहीं, प्रेजेंटेशन का लिंक डाल दूंगा, ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ से। सो आई डोंट थिंक यार इन चीज़ों पे टाइम मुझे वेस्ट करना है, नहीं करना है। तो ये था इसके बारे में। अभी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि अर्निंग्स कॉल में क्या क्या हुआ। आई डोंट नो कितना वीडियो हो चुका होगा ऑलरेडी, बट इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। ओके, क्यू आई पी ये रेस कर रहे हैं 2000 करोड़ का, वैसे 2100 करोड़ का, लेकिन 100 करोड़ प्रमोटर इन्फ्यूज़ करेगा। 2000 करोड़ देखना पड़ेगा। इट वुड बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन कौन से फंड हाउसेस कितना कितना एलोकेशन लेके बैठते हैं इसके क्यू का, इनका रिस्पॉन्स आता भी है नहीं आता है। बिकॉज अगर देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू का हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट हैज़ फॉरगॉटन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू का जो भी बात है। बिकॉज कल्याण में भी आपने देखा था कितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, लेकिन उसने रिटर्न्स बना के दिया। तो मार्केट एक टाइम के बाद भूल जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। और क्यू में अगर अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आए, हमको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिखे, तो हम एक डायरेक्शन में सोच सकते हैं कि यार द कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ बीन डन एंड डस्टेड विद। बिकॉज इतना 2000 करोड़ का क्यू इज़ नॉट अ जोक, बहुत बड़ा क्यू होता है, राइट। और आप देखेंगे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि FY25 के एंड तक दे विल ऑपरेशनलाइज 28 मेगावाट ऑफ डेटा सेंटर, लेकिन इसके लिए इनको पैसा नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ये क्या करेंगे, 35 मेगावाट और लाएंगे, और 28 ये इस साल FY25 के एंड तक कर देंगे। उसके बाद 35 ये और करेंगे FY26 तक। टोटल कितना हो जाएगा उस केस में, 63 मेगावाट। तो इनको नेक्स्ट फेज़ ऑफ डेटा सेंटर ग्रोथ के लिए ये पैसा चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट ने जो अमित सारिन हैं, उन्होंने क्लियरली इक्विवोकली बताया था कि हमको रियल स्टेट के बिजनेस के लिए कोई भी पैसा नहीं चाहिए। हमको जो हम फंड उठा रहे हैं, वी आर रेजिंग दिस QIP ओनली एंड ओनली फॉर डेटा सेंटर बिजनेस। और उसमें से भी ये क्यों कर रहे हैं उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। को लोकेशन में जब ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इनको 29 करोड़ रुपीज़ फॉर 1 मेगावाट इनका कॉस्ट आता है। बट व्हेन दे वेंचर देमसेल्व्स इनटू क्लाउड सर्विसेज, व्हेन दे बिकम क्लाउड प्रोवाइडर्स अंडर अशोक क्लाउड, जो इनका नाम इन्होंने दिया अशोक क्लाउड सर्विसेज, तो वहाँ पे इनको एडिशनली 1 मेगावाट पे ऑन टॉप ऑफ 29 करोड़ 100 करोड़ और खर्च करना पड़ रहा है। सो इट्स नॉट अ जोक। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ वेरी 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 कैपिटल इंटेंसिव। आप सोच रहे हैं को लोकेशन में जहाँ पे 1 मेगावाट डेटा सेंटर ये 30 मान लो 30 करोड़ में बना पा रहे थे, तो व्हेन दे आर themselves providing cloud also now, तो उस केस में 130 करोड़ लगेगा, 100 करोड़ ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट दैट दे वर मेकिंग फॉर 1 मेगावाट, तो 100 करोड़ और लगेगा। तो सोचो कि जब ये, और इनका जो मैंने आपको बताया कि 63 मेगावाट अगले साल तक हो जाएगा। इस साल तक 28 होगा, फिर 35 होगा, तो दोनों को करेंगे 63 हो जाएगा। और उस 63 में इनके प्लान्स हैं कि 14 में ये एज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइड भी करेंगे। तो पूरा तो कोलोकेशन में नहीं जाएगा। 63 जो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक पूरा का पूरा कोलोकेशन में नहीं रहेगा। 14 जो मेगावाट की कैपेसिटी है वो क्लाउड में भी रहेगी, वो एज अ क्लाउड भी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, नो जो कोई फालतू तो बात नहीं है। और ठीक लगता है उस हिसाब से QIP रीजनेबल लगता है। बट हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स कितना भी हाथ पैर मार ले, बिकॉज मैं कमेंट्स जब पढ़ता हूँ बहुत लोगों की कि मैं इस वजह से अनंतराज में हूँ, कल किसी ने किया था, फिर मैं इस वजह से निकल गया, और काफ़ी लो लेवल पे वो एंटर किए थे, अब तो 800-900 प्राइस हो चुका है, 800-900। तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि बहुत ज़्यादा आप लोग दिमाग लगा देते हो एनालिसिस करने में, बहुत ज़्यादा, एंड इट इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक दी प्रॉब्लम क्या है ना, आप मेरा वीडियो देखेंगे, फिर आप 10 यूट्यूबर्स का और वीडियो देखेंगे अनंतराज के ऊपर, और फिर घूमेगा आपका दिमाग। अरे जब मैं इतना अच्छा डिटेल में आपको जब चीज़ें बता दी हैं, तो आप करो यूट्यूब बंद, सब कुछ बंद, आप खोलो अपना टैब, लैपटॉप, मैक, जो भी आपके पास है, एंड डू योर ओन रिसर्च नाउ। आपको 10 यूट्यूबर्स से आप अगर कंटेंट देखेंगे एक कंपनी के ऊपर, तो
इट विल जस्ट फक योर माइंड, देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव टू इट। अपना रिसर्च करो, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। इसके बाद आप छोड़ दो ना, किसी और यूट्यूबर के अनंतराज के ऊपर मत देखो, किसी आपको देखना है एक और कंपनी पे देख लो जो मैंने डिस्कस नहीं करी है। इतना मैंने आपको बता चुका है कि अगर आपके पास थोड़ा सेंस है इन्वेस्टिंग का या थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो आप अब खुद से इसको रिसर्च कर सकते हैं। डू नॉट गेट योर सेल्फ स्टक इन ओवर एनालिसिस ऑफ थिंग्स। इतना अच्छा रैली आप मिस कर चुके हैं अनंतराज का, दैट्स सैड। आई एम नॉट अटैकिंग यू पर्सनली, मुझे खुद बुरा लगा कि रैली, यू जस्ट मिस द रैली। बाकी ओके, टेक्निकल टाइप मैंने आपको बता दिया। 100 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगता है। ओके और 1 मेगावाट, ठीक है, ये कैलकुलेशन भी समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 मेगावाट में इनको 100 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट लग रहा है ऑन टॉप ऑफ जो कोलोकेशन में इनको 30 करोड़ 1 मेगावाट का लगता था। बट रेवेन्यू पोटेंशियल वहाँ से कितना है, 150 करोड़ एवरी ईयर। आपने आज 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए उसमें क्लाउड में, और आपको एक साल में 150 करोड़ रुपीज़ मिल रहे हैं, एंड 2 करोड़ पर मंथ वुड बी योर रनिंग कॉस्ट। तो साल के लिए कितनी हो गई, फॉर द एंटायर ईयर इट वुड बी 24 करोड़ रुपीज़। ओके, तो आपका बचा कितना, एबिटा कितना बचा, रेवेन्यू यू विल बी जनरेटिंग अराउंड 150 करोड़ रुपीज़, 24 करोड़ रुपीज़ वुड बी योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट ऑफ दैट सर्वर क्लाउड जो भी है। बचा कितना, 126 करोड़ रुपीज़ का एबिटा आपका बचा। सो वेरी हाई एबिटा मार्जिन्स इन क्लाउड बिजनेस, बहुत हाई हैं। तो आप सोचो अगर क्लाउड में इतने हाई बिजनेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में अगर इतने हाई बिजनेस हैं, तो जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है और जो सास में आता है बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, तो वहाँ सोचो क्या ही एबिटा मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब हम क्लाउड की बात करते हैं, जब हम सिर्फ कोलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो रेंटल्स में एक लीड टाइम होता है, आपको तुरंत रेंटल नहीं मिलता है वहाँ से, बिकॉज फिर आपने सिर्फ कोलोकेशन प्रोवाइड किया है, आपने एक ढांचा प्रोवाइड किया है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, सर्वर क्लाइंट लेके आएगा, तो जब तक वो सर्वर आपसे बात करेगा, फिर सर्वर लाएगा, 10 चीज़ें करेगा, बैठाएगा, तो वहाँ पे एक लीड टाइम आता है। आपने जब एग्रीमेंट साइन किया उसके आपको लेट्स से 1 2 3 महीने बाद आपको रेंटल्स आना शुरू हुआ। लेकिन जब आप क्लाउड सर्विसेज जैसे इसने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया खुद से, तो फ्रॉम डे वन यू आर गेटिंग योर रेवेन्यूज एज अ रेंटल, जो भी रेंटल में रेवेन्यू आता है। और दूसरी अच्छी बात क्या है यहाँ पे, ये भी आप समझो कि 2000 करोड़ का इन्होंने QIP किया है, और बहुत अच्छा रहेगा देखना कि किस किस ने इसके QIP को सब्सक्राइब किया है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अब आप एक भी चीज़ समझ सकते हैं कि क्या 2000 करोड़ रुपीज़ का जो QIP दे आर रेजिंग 2000 करोड़ रुपीज़, वुड दे बी सफिशिएंट? क्या वो इतना, इनका 300 मेगावाट अभी सिर्फ 28 पे है, नेक्स्ट ईयर 63 मेगावाट पे रहेंगे, एंड इन द नेक्स्ट 4 5 ईयर्स इनका प्लान है 300+ मेगावाट बनाने का, तो क्या वो फंडिंग सफिशिएंट होगी? तो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर इट, बट जो मैनेजमेंट ने कहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लीज रेंटल डिस्काउंटिंग करेंगे। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग क्या है, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारा रियल स्टेट है वहाँ से हमारा गुड कैश फ्लो रहा है, पिछले सालों से भी रहा है, जब से रियल स्टेट अप साइकिल में काफ़ी अच्छा किया है, और वहाँ से कैश फ्लो आ रहा है, वो आगे भी आएगा, बिकॉज डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे रियल स्टेट की, नो वन इज़ डिनाइंग इट। बट एज एन इन्वेस्टर हमको तो रिस्क देखना है, हमको तो ढूंढ ढूंढ के खोद खोद के रिस्क देखना है कि कहाँ पे रिस्क है। तो एक रिस्क हो सकता है कि चलो रियल स्टेट से कैश फ्लो आना बंद हो गया, कुछ हो गया, रियल स्टेट डाउन टर्न में चला गया, कुछ भी हो गया, एज एन इन्वेस्टर तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, रियल स्टेट से कैश फ्लो आना बंद हो गया, तो ये क्या करेंगे, इनका जो प्लान है, क्योंकि ये लीज रेंटल डिस्काउंटिंग करेंगे, इनको जो डेटा सेंटर वाला जो बिजनेस है वहाँ पे ये 10 to 15 ईयर लीज पे देते हैं क्लाइंट्स को, और फिर उनको पता है कि ओके क्लाइंट ने लीज पे ले लिया तो वो मंथली आपको रेंटल्स प्रोवाइड करेगा। अब जब वो आप रेंटल्स मंथली आपको कोई प्रोवाइड करेगा एंड यू हैव एन एग्रीमेंट इन प्लेस फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, तो आप किसी बैंक पे जा सकते हैं लीज रेंटल डिस्काउंटिंग करने, आप लोन उठा सकते हैं एज अगेंस्ट योर रिसीट्स जो आपको आएंगी, जो आपका रेंटल्स आना है। जैसे मैंने आपको पावर परचेज एग्रीमेंट बताया था, जैसे अदानी ग्रीन और KPI के केस में, जब उनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट होता है फॉर 20-25 ईयर्स होता है वो, तो उनको पता है, बैंक को भी पता है कि अगर इनको अभी केपेक्स करना पड़ेगा, पूरा प्लांट बिठाना पड़ेगा, हाइब्रिड है या सोलार में है या सिर्फ विंड में है, कुछ भी है, तो इनको अपफ्रंट कॉस्ट जाएगा। अब इनके पास ऑलरेडी जब पावर परचेज एग्रीमेंट साइंड है, विच मीन्स जब इनका ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये पैसा, सॉरी, ये पैसा डालेंगे, इनको पैसा चाहिए, फिर वो प्रोजेक्ट बना के इनको सॉर्टेड है कि 20-25 साल तक, 20-25 ईयर्स तक दे विल सेल इलेक्ट्रिसिटी
फ्रॉम दिस प्लांट अंडर पावर परचेज एग्रीमेंट। तो बैंक भी इनको पैसा दे देता है कि ओके वी हैव द रेवेन्यू विजिबिलिटी इन योर बिजनेस, सो वी आर विलिंग टू गिव यू दिस अमाउंट ऑफ फंडिंग। तो सेम इस केस में भी होगा कि जब, बिकॉज डेटा सेंटर के जो क्लाइंट्स हैं दे कम फॉर 10 to 15 ईयर्स, उस उतना लीज पे वो लेते हैं। तो जब लीज रेंटल डिस्काउंटिंग होता है, दो तरीके की डिस्काउंटिंग इनके बिजनेस में होती है। एक तो आपके जो कमर्शियल बिल्डिंग्स इन्होंने रेंट पे उठाई दे रखी हैं, वहाँ से भी रेंट आता है। एक आएगा डेटा सेंटर वाले बिजनेस से जो रेंट आता है। तो अगर हम दोनों के कंपेयर भी करेंगे लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के जो इंटरेस्ट हैं, तो फ़ायदा होता है डेटा सेंटर में, ये लो कॉस्ट पे बैंक से पैसा उठा सकते हैं। वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, रेंटल इनकम अगर मैं आपको बताऊं तो 8 करोड़ इनका Q2 में सिर्फ डेटा सेंटर से रेंट आया। सो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑपरेशनलाइजिंग दैट डेटा सेंटर एंड दे आर डूइंग प्रिटी गुड फॉर अ बिजनेस दैट इज जस्ट स्टार्टिंग। तो अभी हमको प्रूफ नहीं मिला है, बट सो फार सो गुड वाली बात है इसके रेंटल इनकम के लिए। और जो अदर कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आया था पिछले क्वार्टर में, इट वाज 12.5। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगले 2 साल में, जो मैंने आपको दिखाई थी स्लाइड्स, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अगले 2 साल में इतनी रेडी हो जाएंगी कि उनका जो रेंटल है, इस बारी कितना था सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ से, मैं डेटा सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा सेंटर का 8 करोड़ था, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ से 12.5 करोड़ रेवेन्यूज़ आया Q2 में। और 2 साल बाद ये कह रहे हैं कि वी कैन ईजिली अचीव 36-37 करोड़ रेवेन्यू, मीन 3 times of रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी सब कुछ ठीक है। अब QIP का देखेंगे कि किस किस ने फुली सब्सक्राइब हुआ भी या नहीं हुआ, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि यार वैल्यूशंस कैसे हैं क्या नहीं हैं। अभी तो लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, बट होता क्या है कि एक जो हाई ग्रोथ बिजनेस होता है उसको इतना भी वैल्यूएशन को लेके उतना डरना नहीं चाहिए। बिकॉज कल को क्या हुआ, अगर इसके प्रॉफिट फिनोमिनली बढ़ गए और स्टॉक प्राइस ज़्यादा नहीं हिला, तो होता क्या है, P इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, जो भी आपका शेयर का प्राइस है, एंड अर्निंग्स। तो प्राइस पर शेयर अगर उतना ही रहा, 800 से सिर्फ 900 हुआ या आसपास ही रहा, लेकिन रेवेन्यू जो पैट है, जो आपका नेट प्रॉफिट है, अगर वो कुछ अजीब सा ही बढ़ गया, मींस थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया, तो आपके डिनोमिनेटर का फिगर बढ़ गया। PE इज़ व्हाट, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अगर आपका EPS बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड शेयर प्राइस आसपास इसी लेवल पे है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको दिखेगा जो अभी 83-84 का PE है, क्या पता वो 70 का हो जाए। तो PE इज़ वेरी डिल्यूजनल इन सर्टेन सेंस। तो आपको उस हिसाब से देखना है, रिजेक्ट मत करो इस बिज़नेस को। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब, बट ठीक है हुआ था, नो बडी इज़ डिनाइंग इट, बट QIP का रिस्पॉन्स विल टेल यू इनडायरेक्टली कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मार्केट किस हिसाब से देख रहा है, एंड इफ़ द मार्केट इज़ इवन विलिंग टू फॉरगेट वट एवर हैपन इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू जो भी था इनका। ओके, यही था इस बिज़नेस के बारे में। इवन आई एम वेरी टायर्ड नाउ, सो कोई मीनिंगफुल हैं बहुत सारी चीज़ें, बट आई कैन नॉट गो ऑन फॉर मच लॉन्गर। अब कोई भी आपको डाउट है इस बिज़नेस के बारे में, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नॉलेज मेरे पास है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। इस वीडियो को इतने रखते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।